गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हियर वी डिस्कस द पीआईबी और आज है 11 अगस्त 2020। तो इसमें देखते हैं आज की न्यूज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला टॉपिक है हमारा बीज। बीज का फुल फॉर्म क्या है? बायो कंपोस्ट इनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। इसको किसने डेवलप किया? आईआईटी कानपुर ने अभी इंडिजिनस सीड बॉल जिसका नाम है बीज उसको डेवलप किया। ये क्या करेगी? फार्मर को प्लांटेशन में मदद करेगी इन द कोरोना टाइम, जिसकी वजह से ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो। और ये बीज बॉल जो होंगे उनको एक फिक्स्ड टाइम में हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग जगहों पे फेंक देंगे, जिसके बाद वो जब वाटर के टच में आएंगे जिससे कि उनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा जब ये कांटेक्ट करेंगे वाटर से। तो ये सीड बॉल क्या है? ये कंसिस्ट किससे होती है? इंडिजिनस वैरायटी ऑफ सीड है ये, और ये कंपोस्ट और क्ले से मिलकर के बनी है। और इसमें डिगिंग पिट जो होते हैं, जो हम गड्ढा खोदते हैं, उसकी खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली ये क्या करेंगे, इसको एक एम्ड प्लेस पे हम फेंक देंगे और उससे जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा व्हेन इट कम इनटू द कांटेक्ट ऑफ द वाटर। तो ये न्यूज़ में था और इसको डेवलप किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, तो ये बीज कैसा दिखता है ये देखेंगे। ये ऐसा है, ये है आपका बायो कंपोस्ट इनरिच्ड ग्लोब्यूल, जो कि एक सीड बीज है जिसको हम यहाँ पे थोड़ी दूर पे ऐसे से थ्रोन कर देंगे और फिर जब ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन क्या होता है? इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2014 में, और इसका एम क्या था कि फर्म मैकेनाइजेशन को बूस्ट करना, जिससे कि प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो सके। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 553 करोड़ रुपए जो है इस रिलीज किए गए हैं इस स्कीम में प्रमोट करने के लिए मैकेनाइजेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें क्या करेगा, जो भी हाथ से या फिर सेल्फ फार्मर जब भी कुछ करते हैं एग्रीकल्चर में, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो इसमें मशीन के प्रमोशन को बढ़ाना है और मशीन का यूज़ इसमें बढ़ाना है, इसलिए अंडर द सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में, इसलिए जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी हमारी बढ़ेगी। और अगर मशीन नहीं है तो उसके किसी भी फार्मर के पास वो लेने में समर्थ नहीं है, तो इसमें गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी देगी और दूसरे से भी बोरो कर सकते। ये मैकेनिज्म भी इसके अंदर है और ये हेल्प क्या करेगा? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फर्म ऑपरेशन एंड कट इन द ऑपरेशन बाय इंश्योरिंग बेटर मैनेजमेंट ऑफ इनपुट, जैसे कि बेटर मैनेजमेंट हो जाएगा। मैकेनाइजेशन आल्सो इनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिड्यूस द एसोसिएशन विद द वेरियस फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। तो ये क्या है कि जब मशीन के थ्रू करेंगे तो प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज होगी। और सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन ये क्या एक सब पार्ट है अंडर द स्कीम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उन्नति योजना। तो एक ये हमारी जो अम्ब्रेला स्कीम है ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उन्नति योजना, इसकी क्या है? सब पार्ट है कि इसका किसका सब पार्ट है? ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उन्नति योजना का। इस स्कीम में टोटल 11 स्कीम आती हैं, जैसे कि पहली मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, दूसरी है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, पांचवी सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल। और इसमें नेक्स्ट है सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जो हमने इसको डिस्कस किया, जिसमें मशीनरी को बूस्ट करने की बात कही जा रही है। फिर है सब मिशन ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन और इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेंसस इकोनॉमिक्स ऑन स्टैटिस्टिक्स, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, 10वीं इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग और नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर। तो ये जो हमारी थी ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उन्नति योजना, इसमें 11 सब स्कीम है, जिसका एक पार्ट था हमारा क्या? सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमने अभी 553 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने रिलीज की, इसलिए ये न्यूज़ में थी। अब नेक्स्ट है हमारी बटरफ्लाई स्पीसीज ऑफ मैथेरन। बटरफ्लाई की स्पीसीज जो मैथेरन है, अभी ये हमें वेस्टर्न घाट में देखने को मिली है। कितने सालों बाद? 125 साल बाद साइंटिस्ट ने इसको दोबारा देखा है, इस बटरफ्लाई को वेस्टर्न घाट में। मैथेरन हील एक हील का नाम है, तो वहाँ पे ये देखने को मिली है। और इसके पहले जो ये देखी गई थी वो देखी गई थी 1818 समथिंग कुछ है, 1853 के आसपास। और जब उसको रिकॉर्ड किया गया था
और अभी जो है कि 125 साल के बाद देखी गई है। और इसको कौन से किसने रिलीज़ किया? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इस रिसर्च पेपर को रिलीज़ किया कि जिसमें मैथरन स्पीसीज़ के बारे में उन्होंने बताया है। और इसमें क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि ये जो बटरफ्लाई है, ये सबसे ज़्यादा सीजनल वेरिएशन इन द बटरफ्लाई जो देखने को मिलती है, इसकी डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा वो सीजनल में देखने को मिलती है द मानसून में। और जो लीस्ट नंबर इनका रिकॉर्ड होता है वो हमारा ड्यूरिंग मानसून, ठीक है। विंटर में ज़्यादा देखने को मिलती है इनकी डाइवर्सिटी, और मानसून में इनकी लीस्ट मतलब कम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, और इसको मतलब ट्रैक करने के लिए हम क्या करते हैं, बटरफ्लाई को ट्रैक करते हैं, उनका डेटा निकालने के लिए साइंटिस्ट क्या कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, तो बायो स्टैटिस्टिकल टेक्निक वर यूज्ड बाय द टीम। और बार कोड सिस्टम आल्सो यूज द आइडेंटिफाई द बटरफ्लाई स्पीसीज, और जिसमें सेंसर लगे होते हैं जिससे हमको एक्टिविटी ऑफ द बटरफ्लाई ट्रैक हो जाती है। और पूरा सिस्टम जो है वो हेल्प करता है बायोलॉजिस्ट को स्टडी करने के लिए बटरफ्लाई की, जिससे ये डाटा कंसिस्टली और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके। अब क्या है, A long-term study of butterfly will surely help the scientific community to understand the conservation और the health of the ecosystem। बटरफ्लाई को क्यों कंजर्वेशन करने की बात करें, क्योंकि ये इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये अगर अच्छी होगी, इनकी नंबर अच्छे होंगे, तो इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कितना हेल्दी है हमारा इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद इसमें जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इसे रिलीज किया है, तो हम देख लेंगे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या है। ये यूपीएससी में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कुछ और। तो ये क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये फाउंड हुआ था 15 सितंबर 1883 में, ठीक है। और ये क्या करता है, कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड रिसर्च करता है इंडिया में। और ये जनरल भी प्रकाशित करता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। और 1883 की मतलब आज़ादी के पहले की बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसका काम क्या होता है, कंजर्वेशन करना एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च। नेक्स्ट हमारा ई संजीवनी टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म। ई संजीवनी टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म क्या है कि अभी क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने इसको कम्प्लीटली 1.5 लाख टेली कंसल्टेंट्स को दिए हैं। और इस जो प्लेटफॉर्म है इसको ऑपरेट करने के लिए इस कंसल्टेंट से बात करिए। और जिसमें टॉप स्टेट निकल के आए हैं वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश निकल के आए हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि ये होती क्या है, ई संजीवनी जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें इसमें 2 सब पार्ट है, ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी। इसमें हम डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेंट करेंगे टेलीमेडिसिन सिस्टम के बारे में। अगर डॉक्टर को कुछ बात करनी है तो डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेंट आल्सो इन दिस प्लेटफॉर्म। और ये कौन इम्प्लीमेंट करता है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इसको इम्प्लीमेंट करता है, इस स्कीम को। इसका जो दूसरा सब पार्ट है वो ई संजीवनी ओपीडी है। यानी कि ई संजीवनी ओपीडी में क्या है, पेशेंट टू डॉक्टर टेली कंसल्टेंस है, ठीक है। मतलब एक डॉक्टर टू डॉक्टर है जो ई संजीवनी, और ई संजीवनी ओपीडी क्या है, पेशेंट टू डॉक्टर टेली कंसल्टेंस कर सकते हैं। तो ई संजीवनी ओपीडी और ई संजीवनी ये दोनों है, ठीक है। तो ये हमारा था ई संजीवनी टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म जो अभी सुर्खियों में था। नेक्स्ट हमारा है लोया जिरगा। लोया जिरगा क्या है, रिसेंटली ये न्यूज़ में था। तो ये मास नेशनल गैदरिंग होती है अफ़गानिस्तान पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एथनिक, रिलीजियस और ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जो लीडर होते हैं वो एक साथ गैदर होते हैं और उसमें कुछ डेटा बताते हैं। और जैसे कि अभी डिसाइड किया गया था कि फीरिंग अबाउट द 400 तालिबान फाइटर कन्विक्टेड फ्रॉम द सीरियस क्राइम इंक्लूडिंग मर्डर एंड ऑब्स्ट्रक्शन। तो इस वजह से न्यूज़ में था। तो इसमें तालिबान के साथ क्या करना है, उनके जो जिनको हमने कैद करके अफ़गानिस्तान में रखा है उनके टेररिस्ट को, तो उनको छोड़ने के लिए तालिबान ने कहा था। तो इस पे इन लीडर्स ने आपस में बातचीत करी कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। तो इसके लिए एक नेशनल गैदरिंग हुई थी और इस को लोया जिरगा के नाम से जाना जाता है। इट इज़ ए हाईली रेस्पेक्टेड कंट्री, ओल्ड
कंसल्टेटिव बॉडी, ये उस कंट्री की बहुत ही पुरानी एक कंसल्टेटिव बॉडी है। दैट हैज़ बीन कन्वेंटेड ए टाइम ऑफ नेशनल क्राइसिस और टू सेटल नेशनल इशू, जितने भी नेशनल क्राइसिस होते हैं, नेशनल इशू होते हैं, उन पर ये बात करते हैं। बातचीत यहाँ पे सारे लीडर एथनिक, रिलीजियस और ट्राइबल कम्युनिटी के आपस में आके बात करते हैं। According to the Afghan constitution, a Loya Zirga is considered the highest expression of the Afghan people. It is not an official decision making body and its decisions are not legally binding. तो ये important है, ये वहाँ पे decision making body है लेकिन ऑफिशियल नहीं है, ये नॉन ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और क्या इसके डिसीजन लीगली बाइंडिंग है? तो नहीं, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, फिर भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। ये एक तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट काम करती है, वहाँ पे भी पार्लियामेंट है, लेकिन ये वो तो ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग हो गई, ये नॉन ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग है। इसलिए उसी तरह यहाँ पे सब लोग गैदर होंगे और किसी भी क्राइसिस, नेशनल जितने भी इशू होंगे उसको रिजॉल्व करने की बात करेंगे। तो लोया जिरगा अफगानिस्तान की एक मास गैदरिंग हुई थी जिसकी वजह से ये चर्चा में था। नेक्स्ट, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, जिसमें रवि, स्यात और रवि, सतलज और ब्यास जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो इंडिया यूज़ करेगा उस वाटर को, और जो वेस्टर्न रिवर थी जिसमें से आपका झेलम, चिनाब और इंडस है वो एलोकेट किया गया था पाकिस्तान को, ठीक है। तो इसमें लेकिन अगर इंडिया को यूज़ करना है तो वो डोमेस्टिक, नॉन कंसेप्टिव और एग्रीकल्चर यूज़ के लिए इंडिया को भी यूज़ कर सकता है इन तीनों रिवर का पानी। अभी सुर्खियों में है, अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए बोली थी। कहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए बोली थी? कि हम आपस में बात करें। पाकिस्तान टू होल्ड ए मीटिंग ऑन इशू अराउंड द इंडस वाटर ट्रीटी एट द अटारी चेक पोस्ट नियर द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर। अभी अटारी चेक पोस्ट पे उन्होंने कहा कि एक मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया, इस वजह से सुर्खियों में थी। और ये 1960 की है, इंडिया और पाकिस्तान की है। इंडिया के लीडर उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान में प्रेसिडेंट थे अयूब खान। तो और इसको जो वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट करता है इसको, तो ये पूरी इंडस वाटर ट्रीटी थी जिसमें हमने देख लिया कि कौन से पार्ट को इंडिया यूज़ करता है और कौन से पार्ट को पाकिस्तान। और 1960 की ट्रीटी है जो कि हमेशा विवादित रहती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिवर को लेके। कभी अभी जब हमारा टेररिस्ट वार हुआ था JNK में, तो हमने कहा था कि हम जो है वो उसका पानी पाकिस्तान को देना बंद कर देंगे। ऐसे इशू चलते रहते हैं दोनों कंट्रियों के बीच में। तो 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी। नेक्स्ट, आज का आर्टिकल इतना ही है, सब खत्म हो गया। अभी देखते हैं कि ट्रू और फॉल्स आप हमें बताओ कमेंट करके कि पहला स्टेटमेंट है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इंगेज इन द कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? नेक्स्ट है, ई संजीवनी टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन फैसिलिटिंग ओनली डॉक्टर टू डॉक्टर टेली कंसल्टेशन। मतलब क्या इसमें केवल डॉक्टर टू डॉक्टर टेली कंसल्टेशन होता है? तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? डू कहें एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू ज्वाइनिंग।